तो आज हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की क्लास नंबर 3 है और ये हमारी आज इस चैप्टर की थ्योरी की लास्ट क्लास होगी। 11th क्लास फिजिक्स और लास्ट क्लास होगी। अभी तक के इस वीडियो पर अगर आप आए हो तो आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, नहीं तो मैं दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप फुल वर्जन देख रहे हो इस वीडियो का फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, देख ही चुके होंगे। तो अब हमें यहाँ क्या समझना है, हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, टेंसिलिटी ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ना है और बचे हुए टॉपिक्स को कवर करना है। चैप्टर अभी तक बहुत इजी है क्योंकि हम बहुत आराम से लेकर इसे चल रहे हैं। फिज़िक्स को जितना प्यार से, आराम से, धीरे करोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में दिमाग लगाओगे, जितनी चीज़ें तुम्हारे सामने क्लियर होती चली जाएंगी, उतना बेहतर तुम्हारे लिए आगे है। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ पता है, हमने यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला निकाला था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, मतलब जितना स्ट्रेस के बराबर यंग मॉडुलस होता है। और हमने एक बात भी सीखी थी कि जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा जिस भी मटेरियल का, उसे बैंड करना उतना ही मुश्किल होगा, या उसके अंदर उसकी लेंथ को बढ़ाना या उसे कंप्रेस करना, मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी लाने के लिए आपको बहुत बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रेस बियर कर सकता है, मतलब उतनी ही इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्ट कर सकता है वो, उतना ही ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, उतना ही अपने आप को अपनी परफेक्ट शेप में वापस लाने के लिए रेजिस्ट कर सकता है। पंखा चलाता हूँ। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है रिजिड बॉडी क्या है, पंखा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी ना हो सके। आप कितनी कोशिश कर लो डिफॉर्मिटी नहीं होगी। उसमें स्पेस भी नहीं होता है। इस तरह की बॉडीज़ खैर एग्जिस्ट नहीं करती आप, क्योंकि आज हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं कि हम किसी भी चीज़ को डिफॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर लगता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसके अंदर बिल्कुल भी डिफॉर्मिटी ना हो। तो जो उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी तो उसका मतलब स्ट्रेन होगा ही नहीं, स्ट्रेन होता ही डिफॉर्मिटी है ना। जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, और स्ट्रेन जीरो हो गया, बॉडी है ही नहीं ना, कोई नहीं है, कोई इस तरह की बॉडी नहीं है। आप हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो, उसकी शेप को तोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी आप बोल सकते हो हाँ चट्टान या डायमंड, इसको बोल सकते हो। हाँ। लेकिन हम मतलब एक्सटर्नल फोर्स, हाँ थोड़ी तो काफ़ी रिजिड है, नॉर्मली तो आप नहीं तोड़ सकते। हाँ। अब एक चट्टान आपको मिल जाए या ग्रेनाइट का एक पत्थर आपको मिल जाए पूरा सॉलिड फॉर्म में, तो तुम उसे अपने हाथों से डिफॉर्म नहीं कर सकते, कितना ही फोर्स लगा लेना उसके ऊपर। ठीक है, अब यंग मॉडुलस अगर निकाले किसी रिजिड बॉडी का तो वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कितना भी फोर्स लगा लो उसके ऊपर, उसमें कोई चेंज आने वाला ही नहीं है, उसका स्ट्रेन ही ज़ीरो है। तो अगर मैं फॉर्मूले में लगाऊँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन ज़ीरो हो गया, तो किसी के अपन में ज़ीरो होता है वो इन्फिनिटी होता है। हाँ। तो आंसर क्या है? इन्फिनिटी। मतलब यंग मॉडुलस क्या है? इन्फिनिटी भाई, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कोई लिमिट ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, अच्छा अब लिक्विड की अगर बात करें तो भाई ये तो इसका तो शेप यूँ ही चेंज हो जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता आपको। बर्तन में लिक्विड रखा है, बर्तन को पलट दो, शेप चेंज हो जाएगी उसकी। तो उसके अंदर तो उसकी तो डिफॉर्मिटी बहुत आसान है, मतलब वो तो डिफॉर्म आराम से हो सकता है लिक्विड। गेट बंद कर दो बेटा, बहुत आवाज़ें आ रही है। जोर लगाओ, बैठ जाओ। चलो, तो लिक्विड का तो भाई तुम्हें पता ही है कि स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा है। तो यंग मॉडुलस क्या है? ज़ीरो ही है। क्यों है ज़ीरो भाई? जब यंग मॉडुलस तो तभी होगा ना जब जो मटेरियल है वो कुछ रेजिस्ट करे, कुछ कोशिश करे रोकने की, अपनी शेप को बदलने से रोकने की कोशिश करे। यहाँ तो कोई कोशिश है ही नहीं, तो यंग मॉडुलस तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी एक बात लिख दी है कि किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस कम हो तो याद रखना उसको डिफॉर्म करना आसान है, उसकी डिफॉर्मिटी हमेशा ज़्यादा होगी। तो मेटल्स के लिए ज़्यादा होती है। चार्ट देखो, एनसीईआरटी निकाल के लाओ एक बार, इतने में आपको आगे एक वो दिखाता हूँ। अब इस चैप्टर के अंदर एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल दिखाओ एनसीईआरटी में। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको यंग मॉडुलस देखने को मिलेगा अलग अलग एलिमेंट्स का, है ना, या मटेरियल्स का। एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, स्टील का, ग्लास का। अब कंक्रीट मतलब सीमेंट ब्लॉक या सीमेंट का मान लो, जब वो सॉलिड हो जाती है और जिसके अंदर थोड़ी सी बजरी भी मिली हो, वुड हो गया, बोन मतलब हड्डी हो गया।
यंग मॉड्यूलस। हाँ, क्योंकि लिक्विड को तुमने बहुत जोर लगाना पड़ता है ना उसकी शेप को चेंज करने में, हाँ, लगाना पड़ता है। नहीं लगाना पड़ता। तो जब उसके अंदर वो कोई तो जैसे ही उसमें उसके shape अंदर होगा कोई वैसे में ऐसा चलेगा। क्या पानी, जब तुम पानी में फोर्स लगाते हो कि पानी तुम्हारे ऊपर जोर लगाता है, नहीं भाई मेरी शेप चेंज मत करो, नहीं, इजीली हो जाता है। तो फिर उसका यंग मॉडुलस होगा ही कहाँ से? यंग मॉडुलस तो तभी आएगा ना जब उसके अंदर कुछ स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेन कब आता है? जब वो अपने जब आप को force रोकता है, लगाता है। अंदर से वो रोके अपने आप को, पर वो रोकता ही नहीं, हाँ। स्ट्रेन है ही नहीं, मतलब स्ट्रेस है ही नहीं, सॉरी, हम्म, जब स्ट्रेस है ही नहीं और डिफॉर्मिटी 1 मिनट में हो रही है, तो यंग मॉडुलस कहाँ से आएगा? हम्म, तो जीरो ही है ना। ये भी चीज़ यंग हो मॉडुलस तो जाती किसी का उसी बॉडी का तो बनेगा जो भैया रोके। अब रबड़ में खींच रहा हूँ तो रबड़ कोशिश कर रही है अपनी शेप में वापस आने की, मतलब उसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो स्ट्रेस आ रहा है ना। तो वो अपने, अगर मैं छोड़ दूंगा तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी। मैं पानी को बहा दूंगा, वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करता है क्या? है। नहीं। तो उसके अंदर तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। हम्म, पानी क्या है? फ्लो है, कोई स्ट्रेस नहीं है उसमें। जब स्ट्रेस ही नहीं है तो यंग मॉडुलस कहाँ से प्रकट होगा? हाँ। क्योंकि यंग मॉडुलस तो है ही ना भाई स्ट्रेस के बराबर, सीधा सीधा। हम्म, चलो, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है, 2 मटेरियल्स हैं, एक ए है और एक बी है। देखो ये ग्राफ मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था। हाँ। ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है समझना। मैंने तुम्हें बताया था ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर से नीट में। तो ग्राफ तो आपने समझ ही रखा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन कभी थोड़े टाइम के लिए एक साथ चढ़ते हैं, जब बाद में फोर्स ज़्यादा हो जाती है strain तो नहीं जब होता। उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है फिर वो एक लिमिट तक खींचता है, डिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है कि बस अब वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर। है ना, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। तो आपने ये देखा ही हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जब इस ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं तो हम ये स्लोप भी देखते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई? स्लोप क्या होती है? इंक्लाइंड, हाँ। है ना, कैसी इंक्लाइंड हो रही है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। तो अगर मैं देखूँ तो डी याद दिला देता हूँ तुम्हें। वैसे हो सकता है तुम ये चीज़ जानते हो, पर फिर भी मैं याद दिला देता हूँ मैंने कैसे देखा। ये डी होता है, डी है ना जो एंगल नापता है। यहाँ बीच में क्या होता है? 90, हाँ। ठीक है, 0 और 180, यही तो होता है। एंगल यहाँ से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब जरा इन दोनों की स्लोप चेक करो। एक एंगल 90 की तरफ है इसका स्लोप दूसरे और वाले एक का एंगल 90 से नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ कहीं है हम्म, इसका बी का, और इसका ही 90 के पास है। हाँ। तो इन दोनों में से एंगल ज़्यादा कौन सा होगा? ये बी वाला ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ 0 से बढ़ता हुआ जाता है। हाँ। 90 से होता हुआ 180 होता है, मतलब ये का ज़्यादा slope है। ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ बी इज़ बिगर देन स्लोप ऑफ ए। हाँ। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। ग्राफ में एक चीज़ एक कंपैरिजन देखना समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये समझाया। मोशन वाले में था इसलिए। चलो, एक चीज़ देखने में समझ में आ गई तो कोई बात नहीं। चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्राफ को देख के ही बताओ कि इन दोनों के अंदर से जो यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा। तो बस याद रखना, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा। हाँ तो बी वाले का ज़्यादा था तो उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है। हाँ, अगर हाँ मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जिसका स्लोप अधिक होगा उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा, और ईजी है। और मटेरियल कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में से? तो जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है उसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और जिसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है इसका मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगाता है अपने आप को दोबारा शेप में लाने के लिए, और इसका मतलब वो डिफॉर्म होना थोड़ा सा मुश्किल है उसका, मतलब कम एज़ कम्पेयर टू दूसरे से कम टाइम, ज़्यादा टाइम में डिफॉर्म होगा। मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है, ज़्यादा बियर कर सकता है, ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स झेल सकता है। तो यंग मॉडुलस से जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है समझो ये मटेरियल काफ़ी रिलायबल है। हाँ, चलो एक न्यूमेरिकल उसको एंड में करेंगे। अभी थोड़ा सा बल्क मॉडुलस पढ़ लेते हैं। ये बल्क मॉडुलस क्या है? तो देखो, अभी तक तुमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, हाँ। ठीक है, यंग मॉडुलस जो आपने पढ़ा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है, मॉडुलस जो भी हो वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा। लेकिन बस जहाँ पर बात आ जाए ना हाइड्रोलिक या वॉल्यूम चेंज की बात आ जाए, लिक्विड की बात आ जाए, वहाँ पर बल्क मॉडुलस का नाम आ जाता है सर। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेन लिखा हुआ है, तो भाई बी से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल से, बस बात खत्म। वही मॉडुलस तो यही होता है। बस कंडीशन। अब यहाँ पर बल्क लिखा है तो ये मतलब हाइड्रोलिक की बात हो रही है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है। वहाँ तो क्या चेंज इन लेंथ होती थी ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ये था फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू, हाँ, वॉल्यूम। तो शुरुआत से ऐसे ही चल रहे हैं। ये क्या है? माइनस पी, बी इक्वल्स टू माइनस पी, मतलब स्ट्रेस
अपॉन में स्ट्रेन। अब तुम बोलोगे यार माइनस पी क्यों आ गया, ये है प्रेशर। अब प्रेशर ही क्यों आया, क्योंकि भाई स्ट्रेस आएगा कैसे, अगर मैं हाइड्रोलिक की बात कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर ही डालेगा ना किसी के ऊपर। अब मान लो ये पानी भरा हुआ बीकर है, इसके अंदर मैंने एक बॉल डाल दी, तो जो पानी क्या है इसके ऊपर प्रेशर डालेगा ना, इस बॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा और इसकी वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। जितना ज़्यादा गहरे पानी में डालता रहूँगा उतना वाटर इसके ऊपर आता जाएगा, जितना वाटर इसके ऊपर आता जाएगा वेट बढ़ता जाएगा और वो इसको पिचकाना शुरू कर देगा। ठीक है सॉरी। अच्छा, नेगेटिव में क्यों लिया पी को, नॉर्मल क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है ना वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट नहीं होता। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घट जाएगा। अब मान लो मैंने किसी गुब्बारे के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चालू किया ऊपर से, तो वो थोड़ा पिचकना शुरू हो जाएगा ना। या किसी नॉर्मल डब्बे को लिया मैंने और उसको मैं दबा दूँ तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा दूंगा तो याद रखना इन दोनों का जो होता है इन्वर्स इनका एक दूसरे से नाता है, इसीलिए माइनस पी सामने आता है। तो ये देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, वॉल्यूम घटता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता कब है, जब प्रेशर घटना है। ठीक है, वैसे ये बात तुम्हें पता है पर फिर भी कन्फ्यूज़न ना हो तो ऐसा याद कर लेना, अगर किसी के ऊपर मैं प्रेशर डाल दूँ दबाऊँ उसे, तो उसके वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा। यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉड्यूलस को उल्टा कर दो तो यही कंप्रेसिबिलिटी है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है वैसे कि आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस में अपॉन में हाइड्रोलिक स्ट्रेस ठीक उल्टा कर दो, जो भी तुम्हारी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकल रही है ना, उसे इन्वर्स कर दो, तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी निकल आएगा। के से डिनोट करते हैं, समझ में आ गई भैया, के से तो उसको भी डिनोट करते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कैपिटल के है ना। तो बस यही है, कंप्रेसिबिलिटी बोलेगा सीधा पूछेगा तो। हाँ, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि तुम किसी चीज़ को कितना दबा सकते हो, कितना कंप्रेस कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, मतलब उसे कंप्रेस करना मुश्किल होगा, और जितनी हल्की मटेरियल होगी उसे कंप्रेस तुम आराम से कर सकते हो। है ना, यही है बस। आराम से मान लो एक कार्डबोर्ड है तो तुम आराम से उसको कंप्रेस कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हें वो दे दूँ, थोड़ा सा और हार्ड मटेरियल दे दूँ, एक प्लास्टिक दे दूँ सॉलिड सी, तो उसको थोड़ा सा और मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद में तुमको लोहे का बॉक्स दे दूँ तो तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हाथों से कंप्रेस करना। ठीक है तो बल्क मॉड्यूलस का ठीक उल्टा है। तो एक ये और चीज़ याद कर लो, बहुत काम आएगी तुम्हारे लिए, नीट में क्वेश्चन बन जाता है इससे, बहुत इजी टॉपिक है, बेसिक समझ में आ गया तो खेल ही खत्म है। बल्क मॉड्यूलस वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होती है, बल्क मॉड्यूलस किसका सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कौन है ऐसा जिसके वॉल्यूम में कम से कम चेंज आएगा, जिसका ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस होगा उतना ही कम चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा। तो सॉलिड है, सॉलिड के बाद लिक्विड के बाद गैस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस के ठीक उल्टा हाँ, तो बल्क मॉड्यूलस का ठीक उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर सॉलिड की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ सॉलिड की सबसे कम होगी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड को कंप्रेस करना सबसे मुश्किल है, उसके बाद लिक्विड को थोड़ा और आसान, और गैस को सबसे आसान, आराम से तुम कंप्रेस कर सकते हो। यही बात है। तो कोई भी एक चीज़ इन दोनों में से याद होगी तो दूसरी चीज़ तुम निकाल दोगे, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के क्या है, ठीक उल्टे, इन्वर्स है। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। खैर इसके बारे में हमने शुरू में भी डिस्कशन किया था। जैसे आप क्रेन होती है, वो चीज़ों को वेट उठाती है, तो इस तरह से उसका एक सिस्टम होता है, यहाँ एक पुली लगी होती है, नीचे रोप होती है, अब कुछ भी सिस्टम हो सकता है उठाने का। तो जो यहाँ पर वायर यूज़ होता है उसका यंग मॉड्यूलस देखोगे तभी तो उसको यूज़ करोगे कि भाई मैं कितना वेट उठा रहा हूँ, इससे तो मुझे क्या मटेरियल यहाँ यूज़ करना चाहिए, या जो मेरी वायर होनी चाहिए इसकी वो क्रेन की, वो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, है ना, कितनी मोटाई होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कितना वेट तुम उठाओगे। और लेकिन यहाँ पर तो इलास्टिक बिहेवियर चाहिए तुम्हें, लेकिन ये क्रेन का ये जो जुड़ा होता है, ये मेन बॉडी जो लोहे की होती है, आर्म जो होती है, यहाँ ड्राइवर बैठता है, तो ये जो होती है ये तो इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, ये बैंड नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो इलास्टिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए इसके अंदर, मतलब उसका यंग मॉड्यूलस और भी तेज होना चाहिए। तो आप इसकी कैसे चूज़ कर सकते हो भाई, इन सबको पढ़ के ही चूज़ कर सकते हो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो या
थिकनेस निकालो उस वायर की जो यूज़ होगी किसी वेट को उठाने के लिए, तो आराम से निकाली जा सकती है। कैसे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, इसका फॉर्मूला याद करके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं भाई, मोटाई को ही बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। कैसे निकाल सकते हो? तो इसका फॉर्मूला होता है W/SR। तुम बोलोगे W/SR क्या है भाई? W/SR का मतलब है वेट। एक तो ये चीज़, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि कितना वजन उठाया जाएगा, और SR होती है स्ट्रेंथ, जो भी मटेरियल तुम यूज़ कर रहे हो उस वायर को बनाने में, उसकी स्ट्रेंथ, और वो कितना वेट उस पर उठाना है तुम्हें। ये दो चीज़ें, हाँ, ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होना चाहिए वो इन सबसे या तो ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों से, या इनके बराबर होना चाहिए। इन दोनों के रेशियो के या तो बराबर या इनसे बड़ा होना चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेट उठाते हुए वायर टूट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, स्ट्रेंथ कैसे निकलती है किसी भी, कोई भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी भाई कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम कंपेयर करो कॉपर, आयरन और स्टील, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा इनमें सबसे वीक कौन सा है? तुम बोलोगे कॉपर सबसे वीक है, टूट सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। और उसके बाद तुम बोलोगे स्टील सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बीच में आयरन है, ठीक है। तो किसी की भी स्ट्रेंथ अगर नापनी है ना, तो यही तरीका होता है मटेरियल की स्ट्रेंथ का। गिवन होती है बहुत सारे केसेस में, गिवन ही होगी एग्जांपल में, ठीक है ना, ठीक है। और वेट क्या होगा भाई? वेट तो अगर कुछ लटक रहा है किसी चीज़, मतलब समझ लो लटक रहा है क्रेन से, तो mg फोर्स लगेगी उस पर, तो है ना, उसका मास और ग्रेविटी। चलो, अब एक एग्जांपल है कि स्ट्रेंथ दे रखी है स्टील की, उसका वायर बनाना है, वो दे रखी है 300 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उससे 104 किलोग्राम का वेट उठाना है। ये गिवन है दो चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें क्या निकालने को बोल रहा है? थिकनेस निकालने को बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? W/SR, मतलब वेट बाय स्ट्रेंथ। तो वेट क्या है? वेट क्या है? 300। हाँ, तो जो भी चीज़ें गिवन है ना, जो चीज़ें गिवन है वो हमने यहाँ पुट अप कर दी, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये 10, तो जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, 9.8 होती है वैसे, मैंने 10 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मल्टीप्लाई किया और आंसर सामने आ गया, तो इजी है ये तो। चलो, बाकी किस चीज़ में और चीज़ें, जैसे पिलर, अब तुम कोई छत बना रहे हो या बिल्डिंग बना रहे हो, तो कितने पिलर लगेंगे उसमें, कहाँ कहाँ पर पिलर की पोजीशन होगी, पिलर की थिकनेस क्या होगी, इन सब से स्ट्रेंथ पता चलती है। हाँ, मतलब कितना लोड भाई, इतना लोड आ रहा है ऊपर, समझ लो इतनी बड़ी छत बनेगी तो कितने पिलर्स नीचे लगने ज़रूरी हैं। तो ब्रिज कैसे बनेगा, ब्रिज में कैसे वायर यूज़ होंगे, किस तरह से उसे हैंग करेंगे, इस तरह का सिस्टम बनेगा या इस तरह का सिस्टम बनेगा। तो ये सारा, ये समझ लो कि ये सिविल इंजीनियरिंग वाला काम है, उसको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, देखो इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर एक चीज़ मैंने लिखी है, या तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए। अगर बैंडिंग को कम करना है, मतलब मान लो कि कोई तुमने ऐसा ब्रिज बनाया आयरन का, वो बैंड हो जाए वेट की वजह से, तो नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसका यंग मॉडुलस क्या हो, बड़ा हो, लार्ज हो, और जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा उतना ही कम वो बैंड होगा, उतना ही कम उसके अंदर डिफॉर्मिटी होगी, उतना ही कम स्ट्रेन होगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? यंग मॉडुलस का इन्वर्स होता है, और स्ट्रेस के डायरेक्ट होता है। फॉर्मूला ये है ना, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, वो डायरेक्टली होता है, इनवर्सली, बस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अच्छे से 2-4 बार वीडियो को देखो, नोट्स जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बना लो, ठीक है। और इसकी एक फुल वीडियो भी आपके पास आने वाली है। आई होप ये फुल वीडियो आप देख रहे हो, उसको आप एक बारी वन शॉट में देख के ख़त्म कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है कर डालो बस।